नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। मैं हूं नितिका सिंह। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य विस्तार। मोहम्मद बिन तुगलक की जो आंतरिक प्रशासन या प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। सबसे ज़्यादा वहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और सेकंड चांस बनता है यहाँ से साम्राज्य विस्तार से, मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य विस्तार से क्वेश्चन आने का। तो आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, साम्राज्य विस्तार। चूंकि देखिए, दिल्ली सल्तनत में जो अभी तक के हम सुल्तान देखते हुए आए हैं उसमें मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य है वो सबसे अधिक दिखाई देता है। मैंने मैप भी दे दिया है, तो इस तरीके से अच्छे से हम इस पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अध्ययन प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात और है, आपको हैंडराइटिंग नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे, तो वहाँ से आप जा कर के नोट्स को ले सकते हैं और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आज की जड़ी बूटी देख लेते हैं। चाणक्य के अनुसार शिक्षा का क्या महत्व है, इस पर देख लेते हैं। शिक्षा ही सबसे अच्छे मित्र हैं। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा यौवन और सौंदर्य को भी पीछे कर देती है। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो शिक्षा यौवन और सौंदर्य को भी पीछे कर देती है, यानी कि शिक्षा जो है वो आपका आंतरिक सौंदर्य है। जबकि समय के साथ अगर लगातार आप अध्ययन जारी रखते हैं तो उसमें बढ़ोतरी ही होती है, उसमें कमी नहीं आती है, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं साम्राज्य विस्तार। आ जाते हैं अपने विषय पर, मोहम्मद बिन तुगलक साम्राज्य विस्तार। मोहम्मद बिन तुगलक का जो काल है 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक, तो करीब 26 वर्षों का शासन, काफ़ी लंबा शासन है। तो साम्राज्य विस्तार भी इनका हम देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत में, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया, दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा सुल्तान है जिसके पास इतना बड़ा साम्राज्य होता है और अपने पिता के समय से ही इसे एक अच्छा अनुभव मिल जाता है दक्षिण भारत की विजयों को हासिल करने का, दक्षिण भारत के राज्यों को हासिल करने का इसे एक अच्छा अनुभव होता है। तो इस तरीके से साम्राज्य विस्तार इसका काफ़ी कई क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहले नंबर पर हम देखेंगे इराक और खुरासान की विजय योजना, ठीक है। इराक और खुरासान की विजय योजना, ठीक है। तो सबसे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य विस्तार की योजना बनती है वो इराक और खुरासान की विजय योजना है। देखिए इसमें क्या होता है, जब मंगोल आक्रमण होता है, इसके समय पे केवल एक मंगोल आक्रमण हुआ है। तो जब मंगोल नेता चला जाता है, वापिस चला जाता है, तो उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक इस चीज़ के लिए आगे बढ़ता है कि किस प्रकार से इराक और खुरासान की विजय की जाए, और इसकी विस्तृत योजना बनाने की तैयारी में वो लग जाता है। पहले अच्छा एक चीज़ ये बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में केवल एक मंगोल आक्रमण हुआ, वो हुआ था करीब 1329 ईस्वी में, ठीक है। 1329 ईस्वी में एक मात्र मंगोल आक्रमण हुआ था। तो यहाँ पे देख लीजिए, मंगोल आक्रमण हुआ था 1329 ईस्वी में, और इस मंगोल नेता का नाम था अलाउद्दीन अलाउद्दीन ठीक है, तमरा शीरीन। अलाउद्दीन तमरा शीरीन इसका नाम था। देखिए, ये ट्रांस ऑक्सियाना के क्षेत्र से आया हुआ था। ये माना जाता है कि ये यहाँ पर आया था आक्रमण करते हुए, और एक अमीर चौगान से पराजित होकर के आया था, और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने करीब 5,000 टंका दे करके इसे वापस भेज दिया था। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि ये आक्रमण करता हुआ लाहौर और मुल्तान से चलकर बदायूं और मेरठ तक इसने लूटमार की, और फिर सुल्तान ने इसे वापस जाने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि मेरठ के आसपास सुल्तान की सेना ने इसे पराजित किया था। तो इस तरीके से ये मंगोल नेता वापस चला जाता है। तो फिलहाल तो यही है कि मंगोल आक्रमण एक हुआ था जो कि 1329 ईस्वी में हुआ था। हो सकता है आपसे ये पूछ ले। तो अब हम आ जाते हैं इराक और खुरासान की विजय योजना पर। देखिए, जब ये नेता ये मंगोल आक्रमण जब ये वापस चला जाता है, तो उसके बाद एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक वो योजना में लग जाता है कि किस तरह से यहाँ पर आक्रमण किया जाए। उसकी
जो आकांक्षा होती है वो भारत में साम्राज्य विस्तार के अतिरिक्त देखिए वो विश्व साम्राज्य की कल्पना कर रहा है। विश्व साम्राज्य इराक और खुरासान की योजना बना रहा है। हम देखते हैं कई इतिहासकारों का कहना है कि उसने चीन को विजित करने की भी योजना बनाई थी, अभी आगे हम देखेंगे। तो इस तरीके से वो काम करता है। आप देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया, काफ़ी बड़ी सेना का गठन किया और करीब 3,70,000 सैनिकों की नियुक्ति की थी। ठीक है ना। इस योजना के लिए उसने करीब 3,70,000 सैनिकों की नियुक्ति की थी। ठीक है, सैनिकों की नियुक्ति की थी। तीन लाख 70,000 सैनिकों की नियुक्ति की थी। इस तरीके से हम देखते हैं और इन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया था। इस तरीके से बहुत बड़ा व्यय इस योजना पर किया गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि सुल्तान को ये समझ में आने लग जाता है कि शायद वो योजना में विफल हो सकता है और इतना बड़ा खर्च अब वो व्यय भी नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि आंतरिक विद्रोह और बहुत सारी आंतरिक परेशानियां होती हैं जिसकी वजह से वो इस चीज़ पर इतना बड़ा व्यय नहीं कर सकता है। तो और उसके बाद ये उस सेना को भंग कर देता है। ठीक है, अब सेना को जब भंग कर दिया जाता है तो ये जो सैनिक होते हैं उनमें आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा असंतोष देखने को मिलता है। देखिए, अगर इराक और खुरासान की विजय योजना जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी, अगर वो सफल भी हो जाती तो क्या उसे दिल्ली सल्तनत के अधीन रखा जा सकता था? पहली बात तो इतना बड़ा खर्च, इतना बड़ा व्यय कर पाना, और उसके बाद अगर वो सफल भी हो जाता, पहली बात तो बहुत मुश्किल था यहाँ तक आक्रमण करके जीत पाना, क्योंकि अब मध्य एशिया की राजनीति परिवर्तित हो चुकी थी। पहले जो मंगोल नेता यहाँ पर आ गया था आक्रमण करते हुए, उस समय वहाँ की परिस्थिति बदल चुकी थी और उन्हीं के कुछ अमीरों ने इस चीज के लिए उत्साहित किया था सुल्तान को कि वो यहाँ पर विजय योजना बनाए। तो इससे प्रोत्साहित होकर सुल्तान ऐसा कार्य करता है। लेकिन क्या ये सोचने वाली बात है कि उसे दिल्ली सल्तनत के अधीन रखा जा सकता था? तो इसका उत्तर होगा नहीं। लेकिन विजय योजना ही असफल रही और कहीं ना कहीं जो योजना बनाई गई उसमें ही काफ़ी खामियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये योजना भी असफल हो गई। इस पे मैं लिख देती हूँ, योजना असफल। ठीक है, असफल हो गई है और इसमें धन का अपव्यय भी बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, धन का अपव्यय बहुत अधिक हुआ। नेक्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, नागरकोट की विजय। ठीक है, नागरकोट की विजय। तो नगरकोट की विजय का जो कार्य होता है वो होता है आपका 1337 ईस्वी में। तो यहाँ पर लिख देती हूँ 1337 ईस्वी में। ठीक है, 1337 ईस्वी में। और ये नगरकोट कहाँ पर है? तो ये है पंजाब के कांगड़ा जिले में। ठीक है, पंजाब के कांगड़ा जिले में। ये एक महत्वपूर्ण विजय है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। तो पंजाब के कांगड़ा जिले में स्थित यहाँ पर एक किला जिस पर हिंदू राजा का शासन होता है। ठीक है, किला जिस पर हिंदू राजा का शासन होता है। अब देखिए इस पर हिंदू राजा का शासन। देखिए, नगरकोट की विजय, अभी तक किसी भी सुल्तान ने इस जगह पर विजय प्राप्त करने की कोई चेष्टा नहीं की थी, विजय प्राप्त करने की कोई प्रयास नहीं किया था इस स्थल पर। तो ये हिंदू राजा के अधीन था। मोहम्मद बिन तुगलक साम्राज्य विस्तार के अपनी नीति के तहत वो यहाँ पर विजय कार्य अपना पूरा करते हैं। विजय कार्य में हिंदू राजा को परास्त किया कर दिया जाता है। हिंदू राजा जो होते हैं वो पराजित हो जाते हैं, लेकिन पराजित करने के पश्चात उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया जाता है दिल्ली सल्तनत के अधीन करके। ठीक है ना। तो यहाँ पे हिंदू राजा की पराजय हो जाती है। ठीक है, हिंदू राजा की पराजय, हिंदू राजा की पराजय। उसके बाद जो है राज्य को वापस कर दिया जाता है, राज्य को अधीनता स्वीकार कराकर वापस कर दिया जाता है। ठीक है, नीति के तहत वापस। देखिए,
हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है काफ़ी सहिष्णु शासक था, क्योंकि जैसे कि हम पिछले सुल्तान देख रहे हैं, अगर वो आक्रमण करते हैं तो उन्होंने तहस नहस कर दिया होता है, वहाँ की प्रजा के साथ लूट मार करते हैं, धन लेते हैं, इसके अलावा मार काट भी बहुत सारा करते हैं। तो ये हम अभी पिछले सुल्तानों में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने भी ये काम किया है, बलबन ने तो बहुत ही ज़्यादा किया है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के साथ एकाध स्थल पर अभी मैं आपको बताऊंगी, वो छोड़ दिया जाए तो वो ऐसा कोई काम नहीं करता हुआ हमें दिखाई देता है। मोहम्मद बिन तुगलक नगरकोट की भी विजय, जहाँ पर हिंदू राजा होता है, वहाँ पर भी उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है, हिंदू की लोगों को मारा काटा है, ऐसा कोई उसने घोषणा नहीं की थी। इस तरह से वो पता चलता है कि वो एक सहिष्णु राजा थे। उसकी सेना में भी हम देखते हैं कि जहाँ उसने किसी भी जाति धर्म के आधार पर नियुक्ति नहीं की थी, बल्कि उसने योग्यता के आधार पर अपने सैनिकों का चयन किया था, अपने पदाधिकारियों का चयन किया था। उसने उतनी ही वरीयता हिंदुओं को भी दी थी, मुसलमानों को भी मुसलमानों को भी दी थी, जो भारतीय मुसलमान थे उनको भी दी थी, जितनी की वरीयता उसने तुर्की नस्ल के लोगों को दी थी। तो इस तरीके से उसने कोई भेदभाव नहीं किया था, उसने केवल योग्यता पर ध्यान किया था। तो इस तरीके से देखिए इसकी नगरकोट की विजय पूरी होती है। अब नेक्स्ट देखिए, इसको नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं, क्योंकि थर्ड है आपका, थर्ड है देखिए कराजल पर आक्रमण, जो कि हुआ था 1337 से 38 ईस्वी के मध्य, ठीक है, 38 ईस्वी के मध्य ये आक्रमण हुआ था। देखिए ये कराजल जो है, इसको कुर्माचल भी कहा जाता है और कुमाचल भी कहा जाता है। इसका जो कराजल, इसका अन्य नाम जो है कुर्माचल, कुर्माचल या कुमाचल, ठीक है, कुमाचल भी कहा जाता है, ठीक है। और ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में स्थित, ठीक है, कांगड़ा जिले में स्थित। देखिए कराचल का जो आक्रमण होता है साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत, यहाँ पर खुसरो मलिक के अंतर्गत सेना का नेतृत्व किया जाता है, और खुसरो मलिक के तहत करीब 1 लाख घुड़सवारों का चयन किया जाता है जहाँ इस आक्रमण के लिए। अच्छा, फरिश्ता का कहना है, फरिश्ता जो इतिहासकार है उसका मानना था कि जो सुल्तान है उसका उद्देश्य इसके माध्यम से कहीं ना कहीं चीन को जीतना था, ये बात फरिश्ता कहते हैं। और बर्नी का कहना है कि कराजल पर जो आक्रमण किया गया था वो इराक और खुरासान पर आक्रमण की एक पहला चरण था। तो इस तरीके से बर्नी और फरिश्ता दोनों ने इस आक्रमण की पुष्टि की है, और ये बात बताया है कि वो फरिश्ता ने जहाँ चीन और बर्नी ने इराक और खुरासान पर आक्रमण की बात बताई है। तो इस तरीके से देखते हैं फरिश्ता और बर्नी ने दोनों ने इस बात की पुष्टि की है। अब देखिए क्या होता है, इब्न बतूता ने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में सेना की तैयारी की गई, बहुत बड़ी संख्या में सेना की नियुक्ति की गई, करीब 1 लाख घुड़सवार और कितने ही पैदल सैनिक खुसरो मलिक के नेतृत्व में यहाँ पर भेजा जाता है। खुसरो मलिक के नेतृत्व में देखिए, खुसरो मलिक के नेतृत्व में, खुसरो मलिक के नेतृत्व में बड़ी सेना यहाँ पर भेजी जाती है, ठीक है। अब देखिए, जबकि कुछ आधुनिक इतिहासकारों का क्या मानना है, देखिए आधुनिक इतिहासकार बोलते हैं कि सुल्तान का उद्देश्य यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार करना था। पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार क्यों करना था? क्योंकि जो आंतरिक विद्रोह हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे, जो विद्रोही थे वो इन्हीं पहाड़ी प्रदेशों में जाकर के छिप जाते थे। तो उनका उद्देश्य ये था कि ऐसे पहाड़ी प्रदेशों पर अगर अधिकार कर लिया जाए तो वहाँ पर विद्रोहियों को समाप्त किया जा सकता है। हम जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में टोटल 34 विद्रोह हुए थे, 27 दक्षिण भारत में ही थे। तो इस तरीके से ये जो विद्रोह होते हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए कहीं ना कहीं कराजल पर आक्रमण किया जाता है, ऐसा आधुनिक इतिहासकारों का मानना है। फिलहाल कारण जो भी रहा हो, तो यहाँ पर आक्रमण किया जाता है खुसरो मलिक के नेतृत्व में। अब क्या होता है, खुसरो मलिक यहाँ पर विजय प्राप्त करता है, लेकिन अब उसकी वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी होता हमें दिखाई देता है। उसने सुल्तान की बात को नकार कर वो तिब्बत की तरफ आगे चला जाता है, यानी कि तिब्बत की तरफ तिब्बत विजय की योजना बना लेता है और वो इसके लिए आगे बढ़ जाता है। अब क्या होता है, जब वो तिब्बत की तरफ आगे बढ़ जाता है तो इब्न बतूता बताते हैं कि इतनी बड़ी सेना, लेकिन वो वहाँ से असफल होकर लौटता है
केवल 3 पदाधिकारी जीवित आते हैं। सोचिए कितनी बड़ी सेना, 1 लाख घुड़सवार और कितने ही पैदल सैनिक की नियुक्ति की जाती है इस आक्रमण के लिए, लेकिन वापिस कितने आते हैं? केवल 3 पदाधिकारी वापिस आते हैं। तो एक तरीके से ये दिल्ली सल्तनत के लिए और मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ये बहुत बड़ी हानि थी। हम देखते हैं कि इस तरीके की योजनाओं के कारण ही, चाहे आप खुरासान पर जो योजना विस्तार योजना बनाई गई वो, या हम कराजल पर आक्रमण की जो योजना देखते हैं, इन ऐसी योजनाओं के कारण जो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन है वो बाद में 10 वर्षों में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से विघटित होता है, दिखाई पड़ता है। क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य संभाल पाना आसान नहीं था और इस प्रकार की जो पागलपंथी वाली योजनाएं इसने बनाई, जिसके कारण साम्राज्य का विघटन होता चला जाता है। और इतना बड़ा साम्राज्य जो उसने अपने पिता से प्राप्त किया था, वो साम्राज्य कहीं ना कहीं हम देखते हैं अपने अंतिम वर्षों के समय में वो खोता चला जाता है। और कहा जाता है कि उसके पास अब मात्र इतना साम्राज्य बचा था जितना अलाउद्दीन खिलजी के पास था। यानी कि दक्षिण भारत के काफी क्षेत्र उसके हाथ से निकल जाते हैं, राजस्थान का निकल जाता है, कश्मीर पे तो उसने कभी विजय प्राप्त की ही नहीं। अभी मैप में इसको मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से ये भी आक्रमण एक तरह से विफल ही हो जाता है। नेक्स्ट आप देखिए राजस्थान पर आक्रमण किस तरीके से, राजस्थान पर क्या स्थिति होती है इनकी। नेक्स्ट देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, अगर राजस्थान की बात की जाए तो उस मामले में असफल दिखाई देता है। तो सुल्तान यहाँ पर असफल दिखाई देता है राजस्थान के मुद्दे पर, क्योंकि वो यहाँ पर अधिकार नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ पर सुल्तान की सेना असफल दिखाई पड़ती है। देखिए मेवाड़ में पहले जो शासन होता है वो होता है मालदेव के पुत्र जैजा का। तो उसे हमीर देव ने छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया होता है और राणा हमीर देव का शासन हो जाता है मेवाड़ पर। तो बताया ये जाता है कि हमीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित कर दिया होता है और फिर दोबारा से वहां पर ये प्रयास नहीं किया जाता है सुल्तान के द्वारा कि यहाँ पर विजय प्राप्त की जा सके। तो राणा हमीर देव जो है वो काफ़ी योग्य और व्यक्तित्व के शासक होते हैं, काफ़ी योग्य होते हैं और उन्होंने स्वतंत्रता स्थापित कर ली होती है और अपने साम्राज्य को संभाला होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर सुल्तान की योजना असफल दिखाई देती है। मेवाड़ के शासक का नाम यहाँ पर देख लीजिए होता है राणा हमीर देव। ठीक है, राणा हमीर देव, जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर इनका शासन होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि राजस्थान के मामले में दिल्ली सल्तनत असफल दिखाई देता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए और अब देख लेते हैं दक्षिण भारत की विजय। ठीक है, देख लेते हैं दक्षिण भारत। देखिए गयासुद्दीन तुगलक के समय में मैंने बताया था उस वीडियो में कि किस तरीके से जूना खान ने, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत की विजय की थी। ये हम इस पर हम बात कर चुके हैं। तो जब वो सुल्तान बनता है तो उसी समय एक विद्रोह हो जाता है, वो होता है बहाउद्दीन गुरसास्प का। तो देखिए जो विद्रोह होता है दक्षिण भारत में वो हो जाता है बहाउद्दीन गुरसास्प का विद्रोह होता है। और ये विद्रोह सत्ता पर बैठते ही, दिल्ली सल्तनत का शासक बनते ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हो जाता है। और बहाउद्दीन गुरसास्प देखिए कौन होता है, वो उसकी बुआ का बेटा ही है। ठीक है, तो ये विद्रोह कर देता है। अब देखिए क्या होता है, इसके विद्रोह करने के पश्चात दिल्ली सल्तनत से सेना चलती है और मौका मिल जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को आक्रमण करने का, दक्षिण भारत में विजय को और प्रसार करने का। ठीक है, तो इस तरीके से बहाउद्दीन गुरसास्प जो है वो यहाँ से भाग खड़ा होता है और जाकर के कंपली के शासक के पास वो शरण लेता है। कंपली देव उनका नाम होता है, एक छोटा सा राज्य है। तो ठीक है, कंपली राज्य में शरण लेता है, छोटा सा राज्य होता है ये। ठीक है, में ये शरण ले लेता है। देखिए ये जो राज्य है, जब मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को जीत लेता है और उसे दिल्ली के अधीन कर देता है, तब कंपली ने देवगिरी से स्वतंत्रता हासिल कर ली होती है। क्योंकि पहले क्या था कि कंपली के जो शासक था, कंपली का जो छोटा सा एक राजा था, वो देवगिरी के अधीन ही राज्य करता था। लेकिन जब वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आ जाता है देवगिरी, तब इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया होता है। तो अब देखिए क्या होता है, बहाउद्दीन जो है यहाँ पर आकर शरण लेते हैं और कंपली में उसे शरण मिलती है और सल्तनत के साथ, यानी शाही सेना के साथ एक युद्ध होता है। उस युद्ध में जो राजा होते हैं वो पराजित हो जाते हैं और उन्होंने अपनी स्त्रियों को जौहर करने की आज्ञा दे दी होती है और इसे बहाउद्दीन गुरसास्प को वीर बल्लाल, यानी कि पांड्य राजा के यहाँ भेज दिया जाता है।
और ये वहाँ पर चला जाता है, वहाँ पर जाकर शरण ले लेता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर ये राजा युद्ध में मारा जाता है और अब सेना जाती है पांड्य राज्य की तरफ। ठीक है, अब ये जो शरण लेता है, दूसरी बार शरण लेता है, वो लेता है वीर बल्लाल, वीर बल्लाल, जो कि पांड्य राज्य के शासक होते हैं। ठीक है, पांड्य राज्य के शासक होते हैं। तो यहाँ पर वो शरण लेता है और यहाँ पर शरण ली जाती है गुरशास्प के द्वारा। अब जब सेना पांड्य राज्य की तरफ आती है तब वीर बल्लाल अपनी स्थिति को कमजोर होता हुआ देखते हैं, क्योंकि शाही सेना का मुकाबला कर पाना इतना आसान नहीं था। तो अब अपनी स्थिति को कमजोर होता देख उन्होंने क्या किया, बहाउद्दीन गुरशास्प को शाही सेना को सौंप दिया। ठीक है, अब ये होता है, सेना जब गुरशास्प को सौंप दिया जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक इसके साथ क्या रवैया अपनाता है, शायद सुन के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे आपके। क्या करता है, इसकी खाल निकलवा करके उसमें भूसा भरवा देता है। ठीक है, और इसके मतलब मांस को पका करके चावल के साथ इनकी पत्नी और बच्चों के पास भेज दिया जाता है। तो इतना क्रूरता का व्यवहार यहाँ पर हमें मोहम्मद बिन तुगलक का देखने को मिलता है। इस तरीके से इस विद्रोह को भी दबा दिया जाता है और दक्षिण भारत की उसकी विजय जो है वो पूर्ण हो जाती है और इस राजा को पराजित कर दिया जाता है। और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की दक्षिण भारत की विजय, ठीक है, पूर्ण होती है, दक्षिण भारत की विजय पूर्ण हो जाती है। ठीक है, केवल मालाबार तट का कुछ थोड़ा सा हिस्सा है जो कि दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं आ पाता है, बाद बाकी दक्षिण भारत की पूरी विजय हो जाती है। हाँ, एक देखिए कोढ़न, कोढ़न एक स्थल है यहाँ पर दक्षिण भारत में, कोढ़न, ये इसकी एक नवीन विजय मानी जाती है, दक्षिण भारत में नवीन विजय मानी जाती है। तो इसी के साथ दक्षिण भारत की विजय पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से दक्षिण भारत की विजय पूरी हो जाती है। अब लास्ट में इसके मैप को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि मैप से चीज़ें याद हो जाती हैं जल्दी से। तो मोहम्मद बिन तुगलक का हम साम्राज्य विस्तार का मैप देख लेते हैं। तो देखिए ये जितना हल्का पिंक कलर में दिखाया है ना, ये सारा मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य है। इतना बड़ा साम्राज्य अभी तक हमने किसी भी सुल्तान का नहीं देखा। देखिए कौन से स्वतंत्र राज्य हैं, तो इसमें कश्मीर, कश्मीर को हम देखते हैं, ये स्वतंत्र है। और यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा इनके राज्य में नहीं होता है। ठीक है, कश्मीर, उड़ीसा, मुल्तान, मुल्तान इनके राज्य में नहीं है, यहाँ पर दिखा है लेकिन मुल्तान इनके राज्य में नहीं है। और ये देखिए मालाबार तट के कुछ प्रदेश यहाँ पर, ये इसके राज्य में नहीं आते हैं। गुजरात, ठीक है, गुजरात यहाँ पर इनके राज्य में नहीं है। नागौर हम देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से राजस्थान के कुछ क्षेत्र यहाँ पर दिखा रहा है, वो भी इनके साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगर आपको मैप बनाना नहीं आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि कश्मीर, उड़ीसा, मालाबार तट के कुछ प्रदेश और गुजरात और राजस्थान, इतने जो है इसके साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा इतना बड़ा साम्राज्य हमें किसी भी सल्तनत में या किसी भी शासक के अंतर्गत नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये हो गया मैप, और इसे आप देख लीजिएगा टेलीग्राम पर। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको फिरोज शाह तुगलक के साथ मिलूंगी। तो अध्ययन को जारी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।